अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी और रैपिड रिलीफ जो उनको मिल रहा है उसके बायस जो बहस चल रही है, और इस प्रोग्राम में भी 2-3 दफ़ा इसके ऊपर तफसीली बात हुई है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर लाडला कौन है। पहले PTI चेयरमैन के लिए जिस तरीके से जो सूरत हाल रही थ्रू आउट द टाइम, उनके ऊपर लाडला होने का, सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम रहा। अब ये बात मुखालिफिन और दीगर सियासी जमातें भी जो उनके इत्तेहादी रहीं वो नवाज शरीफ के ऊपर लाडला होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुल्क में कौमी सोच और फिक्र रखने वाले जो अफराद हैं वो ये ज़रूर सोच रहे हैं इस वक्त के लाडला बनने की जो बारियां लेने का सिलसिला है ये कब रुकेगा, और अगर नहीं रुकेगा तो उसके क्या कोई मुस्बत असरात होंगे या मनफी असरात होंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ को अदालतों और हत्ता कि नैब से आउट ऑफ द वे जाकर जिस तरीके से रिलीफ मिला, इस पर यह भी एक सवाल उठ रहा है इस वक्त के क्या उन्हें सजाएं देने वाला जो निज़ाम इंसाफ है और केसेस के जो और फाइलों के पलंदे डॉक्यूमेंट्स के होते थे जो मीडिया के सामने भी पेश किए जाते थे, बड़ी बहस होती थी। अब अगर नैब और अदालतें दोनों बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही हैं, जो मामलात हैं जिसको रिलीफ करार दिया जा रहा है, कानूनी रिलीफ उनकी जमात की तरफ से, तो क्या ये इदारे मिलकर मियां नवाज शरीफ से माफ़ी ही क्यों ना मांग लें और फिर क्या नैब को ख़त्म ही क्यों ना कर दिया जाए? क्योंकि अगर नवाज शरीफ ने कोई बदउनवानी या करप्शन नहीं की तो फिर उन्हें सजाएं किस बेसिस के ऊपर दी गई? और अगर ये सारा कुछ हुआ और अदालतें अब अनडू करेंगी कानूनी तरीक़ाकार से ही, तो फिर निज़ाम इंसाफ की वक़्त क्या रह जाएगी? एक ब्रॉडर डिबेट है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज की एक और अहम खबर PTI के ऊपर एक बहुत बड़े इल्ज़ाम और इंकशाफ के हवाले से है। ये इंकशाफ FIA की तरफ से कुछ तहकीकात करने के बाद सामने आया है, जिसके मुताबिक PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो तरक्याती फंड्स होते हैं उनसे गैर कानूनी तौर पर 83 करोड़ रुपए निकाल कर सोशल मीडिया टीमें भर्ती करने के लिए इस्तेमाल किए। और इस रिपोर्ट में इल्ज़ाम यह लगाया गया है कि मुबैना तौर पे 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए रियासत मुखालिफ मवाद फैलाया गया, और इन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 9 मई वाक़यात के लिए PTI के कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाने में किरदार अदा किया, तशद्दुद पर उकसाने और इसके अलावा कहा जा रहा है कि फ़ौजी तनसीबात पे हमले के लिए उनको उकसाया गया। ये जो मामला है इसके ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे। जो रद्द अमल है उसमें सर फहरिस्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से आया। फिरदौस आशिक अवान ने मुतालबा किया है कि इस जुर्म में मुलविस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। फयाज चौहान साहब भी जो PTI से मुंसलिक रहे वो कहते हैं कि मैं यहाँ तक उन्होंने बयान दिया कि सोशल मीडिया की जो टीमें हैं वो उनके सामने भर्ती हुई और चेयरमैन PTI सोशल मीडिया की टीमों की कारकर्दगी रिपोर्ट लिया करते थे। बड़े संजीदा इल्जामात हैं और ये डायरेक्टली ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है PTI चेयरमैन के साथ जोड़कर। इसके ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे कि क्या 2014 के बाद से लेकर PTI के इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब होने और उनकी हुकूमत ख़त्म होने तक जो तमाम सिस्टम हमें यहाँ पर बैठ कर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि PTI की एक PR टीम बनकर PR चला रहा था, उन सब का हिसाब होगा या ये 83 करोड़ और उस वक्त की खैबर पख्तूनख्वा की PTI की हुकूमत का ही सिर्फ एहतसाब होना चाहिए? इसके ऊपर बात करेंगे। कितने संजीदा है ये इल्ज़ामात, इनकी क्या हैसियत है, और निगरान हुकूमत के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, कल चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि आखिर किसकी इजाज़त है, उनको जवाब में बताया गया ज़ियाउल हक साहब के दौर की। तो अब निगरान हुकूमत जो है वो एक और मामले के ऊपर भी सामने आ चुकी है और उन्होंने कहा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल जो है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है। ये अंसार अब्बासी साहब की आज की रिपोर्ट है। तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे और IPP में शमूलियत वालों के, जिनमें कल अंदलीब अब्बास साहिबा और दीगर 2 रहनुमा हुई, उनके हवाले से ये बहस हो रही है कि क्या इनके तमाम गुनाह धुल गए इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होने के बाद। इस तमाम इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ और मैं खुरम हमीद रोखड़ी साहब तर्जुमान है इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के। हमारे साथ अली मूसा गिलानी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा उसके तर्जुमान भी रह चुके हैं। माइज़ा हमीद साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चारों मेहमान बहुत अच्छी खुश गुफ्तार शख्सियात हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं वक्त कम ज़ाया करूँ और आप लोगों की तरफ आऊँ। सबसे पहले मूसा गिलानी साहब, मियाँ साहब की बात हो रही है, लाडला की डेफिनेशंस डिफरेंट हैं आप लोगों की, उनके मुखालिफ या फिर उनके मुखालिफिन की, क्योंकि आप लोग तो उनके इत्तेहादी रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक, और उनकी अपनी
एक तरफ लाडला, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मकाफाते आफाते अमल हुआ, विक्टिमाइजेशन की एक लंबी शाम खत्म हुई और अब उनके मौक़िफ़ की जीत हो चुकी है। तो ये जो दोनों मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, इनमें से नून लीग तो बॉदर्ड नज़र नहीं आ रही जो डील के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सो आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो डील करके वापस आए हैं और तमाम रास्ते उनके लिए आसान होते जा रहे हैं? ये कहेंगे कि एज पॉलिटिशियंस और एज नेशनल ऑफ दिस कंट्री हम फिर दोबारा से उस एक सर्कल के अंदर जा चुके हैं जिस सर्कल से हम निकलना चाह रहे थे। हम ये चीज़ जो अभी हो रहा है ये हमें आज नहीं, साल बाद 2 साल बाद फिर हॉन्ट करेगा। हम फिर एक जिद्दोजहद कर रहे होंगे। और देखिए, लाडला होना, सिलेक्टेड होना, ये लफ्ज़ जब हमने इजाद किया था तो उस लफ्ज़ के लिए हमने ये कभी नहीं सोचा था कि कल को हम सेलेक्ट हो जाएंगे। और हम सिलेक्टेड होना चाहते हैं। और हम ये उस वक्त भी कहते थे कि जो इलेक्टेड हैं उन्हीं को सिलेक्ट होना चाहिए, ना कि जो अनइलेक्टेड हैं या जो कि ज़बरदस्ती किसी को धोंस कर इलेक्ट करके उससे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ें आज इनके मफाद में जो चीज़ जा रही है तो वो चुप कर जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि इनको हॉन्ट करेंगी और अवामी राय जो है वो बहुत मुख्तलिफ है और अवामी राय जो है वो ये चीज़ें पसंद नहीं कर रही। और अब हम ये चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो जाएं ताकि पता लग जाए कि मौक़िफ़ की। देखिए, मियाँ साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी वो समझते हैं कि हुई, तो उसको रेक्टिफाई अगर होना है तो रेक्टिफाई होने के भी एक तरीका कार होता है। इतनी स्पीड के साथ रेक्टिफिकेशन जब हो रही हो तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ कहीं ना कहीं गलत हो रही है। तो हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है जो तरीकाकार फॉलो करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ जब खराब होती है तो अगर आप कोई बीमार हो जाए तो जो दवाई उसको ठीक करती है वो दवाई भी तकलीफ दे होती है। आप रोड ऑफ रिकवरी की तरफ जब जाते हैं तो तब भी उसमें वक्त लगता है। लेकिन अगर 1 मिनट से पहले हर चीज़ ठीक हो जाए तो फिर उसके अंदर मैं समझता हूं कि सवालात उठते हैं और सवालात उठ रहे हैं। और अवाम जो है, अगर कोई ये सोच रहा है कि हमारे साथ ये टैग लग जाएगा कि हमारी डील हो गई है और हमें पेटर्नेज हासिल है, तो मैं समझता हूं कि वो दौर पाकिस्तान गुजर चुका है। जो हर हल्के के अंदर 18 से 25 साल का जो वोटर आ चुका है, वो वोटर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई ये कहे कि मैं डील के तहत आया हूं, मैं ढील के तहत आया हूं। तो एक वेव बनाई जा रही है, उसके अगेंस्ट ही चीज चलेगी। तो हम तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौकफ क्लियर रख रही है कि इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबात का ऐलान कर दे। जो चीज जिसका इंतजार था वो हो गया है जी। मैं इस तरफ जिसका इंतजार था वो हो चुकी है। अब इंतखाबात करें, अब क्या परेशानी है किसी को? ठीक है। जब आप ये कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ हमने ईजाद किया है चेयरमैन पीटीआई के लिए, वो हमें अपने लिए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं इससे ये तर्जुमा लेती हूँ कि क्या वो हमें मियाँ साहब के लिए भी फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब वो नौबत आ गई और आपकी पार्टी ये बात कह रही है। मैं बैरिस्टर सैफ साहब, आपका मौक़िफ़ इस पर जानना चाहूँगी। मियाँ साहब की जो हालात थे आप लोगों के दौरे हुकूमत में बज़ाहिर नज़र आता था उनके नाम पर ताकतवर हलकों ने क्रॉस लगा दिया है, लेकिन अब उनके हालात बहाल हो चुके हैं। ये एक हौसला अफजा बात भी तो होनी चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन के नाम के ऊपर भी एक कांटा लगा दिया गया है। वो एक अलग बात है कि उन्होंने जो अपने एक अनएक्सेप्टेबल किस्म के इकदाम किए, कानूनी तौर पर जो इकदाम किए और अनएक्सेप्टेबल मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो हो गए हैं। लेकिन ठीक है, अगर मियाँ साहब के लिए हालात आज ठीक हो रहे हैं तो हो सकता है इसी बहाने कल को चेयरमैन पीटीआई के लिए भी ठीक हो जाए। जी शुक्रिया अफसा। देखें, मियाँ साहब का जहां तक कांटा लगने का, क्रॉस लगने का ताल्लुक है, तो थोड़ा सा अगर हम तारीख पे नजर डालें तो मियाँ साहब पर क्रॉस उनके अपने दौरे हुकूमत में लग गया था और उसके बाद शायद खाकान अब्बासी को उनकी जगह बैठना पड़ा था या उन्होंने खुद बिठाया। और उसके बाद जो है मियाँ साहब मुख्तलिफ शहरों में जलसे करते रहे और वोट को इज्जत दो, और ये नारे आपको याद होंगे, ये मियाँ साहब ही के बनाए हुए नारे हैं। तो यकीनन वो क्रॉस लग गया था। अब चूंकि मकाफाते अमल कह लें या जो भी कह लें, सियासी हालात जो है इस नहज पे आ गए हैं कि इस वक्त मियाँ साहब लाडले हैं। और ये लाडला उनको मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल जरदारी साहब ने इनको ये खिताब नया दिया है। और मेरे ख्याल में इस वक्त अगर आप
पाकिस्तान की किसी भी सियासी पार्टी से बात करें सिवाय मुस्लिम लीग नून के, तो वो यही कहेंगे कि जो इकदामात हो रहे हैं, जो हालात हैं, जिस तरह की अदालतें उनको मतलब इस तरह लग रहा है जैसे अदालतें खुद इस इंतजार में हैं कि मियाँ साहब जल्द से जल्द आए ताकि हम उन्हें जल्द से जल्द रिलीफ दे दें। मियाँ साहब अदालतों के चक्कर नहीं लगा रहे या अदालतों के पास नहीं जा रहे, बल्कि लग ये रहा है कि अदालतें बेताब हैं कि वो खुद रिलीफ उनके घर तक पहुंचा दें, ये हो रहा है। तो यकीनन इन अच्छा फिर बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के उनका पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से वो आए पाकिस्तान की तारीख में, मेरे लिए दिलचस्पी की बात यह है कि मैं भी कानून का तालिब इल्म हूं, तो मेरे लिए एक नया प्रेसिडेंट बन गया है। अच्छा है किसी वक्त हम अपने क्लाइंट्स को भी इसी प्रेसिडेंट की वजह से रिलीफ दिलवा सकेंगे। तो लाडले तो वो बहरहाल हैं। अब ये और बात है कि मियाँ साहब कब तक लाडले रहते हैं, ये एक बुनियादी सवाल है। जिस दिन वो लाडले नहीं रहेंगे जी, तो उसके बाद फिर मामला बदल जाएंगे। चलें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं क्योंकि 4 मेहमान हैं तो मैं चाहूँगी सबका पॉइंट ऑफ व्यू और रोखड़ी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू। माइजा साहबा, सबके इल्ज़ामात कलेक्ट करके आपके पास आऊँगी ताकि आप रिस्पॉन्ड करें। रोखड़ी साहब, आप खुश हैं जिस तरह सिस्टम ने रास्ता दिया मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस आने का, और आपकी जमात से तो लोगों ने जाके उनको वेलकम भी किया जैसे वो उनके अपने कायद होते हैं लाहौर? वो जो वेलकम वाला था ना जी, उसको तो उन्होंने बता दिया कि मेरे से गलती हुई और हमने तमाम ने उस चीज़ को कंडेम भी किया और वो नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की चीज़ जो ये ऑप्टिक्स हैं इस तरह जो क्रिएट होते हैं, ये गलत हैं, सिंपल। दूसरा, वापसी किसी की भी, हमारी जो पॉलिटिक्स है ओवरऑल वो है वैक्यूम की पॉलिटिक्स। मैं जब अपना किसी मकाम पर हूँ तो मैंने इस मकाम पर रहते हुए क्या काम करना है, आप जिस जगह पर हैं आप यहाँ पर कैसे परफॉर्म कर रही हैं, ये आपके इदारे के लिए अहम है। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर ये चीज़ अहम नहीं रहती। हम पॉलिटिक्स में जब किसी मकाम पर आते हैं, जब टाइम गुजर जाता है तो हम ऐसी गलतियां करते हैं या गवर्नेंस में और बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल नहीं कर पाते, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम की सूरत में दूसरा एक्सेप्टेबल हो जाता है पब्लिक के लिए। फिर जो एक्सेप्टेबल हो रहा होता है, जो भी हो रहा होता है, जो भी आ रहा है, यहाँ पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल होने की बात नहीं हो रही। मैं बता रहा हूँ, ये जो भी आ रहा है, ये कैसे, पब्लिक को तो कोई नहीं पूछता, पब्लिक पे भी आ रहा है, ये एक सर्कल ऐसे चल रहा है। और फिर जो आ रहा होता है, जिस वैक्यूम के अंदर जो फिट इन हो रहा होता है, तो बाकी उसको जो गालियां निकाल सकते हैं निकालते हैं। ये हमारा एक कैरेक्टर है, यानी कोई भी आ जाए, जेलस हो जाते ये हमारा जो भी है। अब हर किसी के अपने अपने मफादात हैं और उसके लिए फिर ये एक सर्कल चलता है। अब आ जाए अवाम के ऊपर, अवाम की हैसियत क्या है? अवाम के तो अवाम को हमने और मियां साहब को रिलीफ अदालतों ने ठीक दिया है जिस तरह वो नहीं, मैं अदालतों का हमेशा से कायल हूं कि अदालतों को मैं उनके ऊपर जो है ना जरा नहीं करता हूं अदालतों पे। आप नोट करें, मैं वैसे केयरटेकर हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, इसका भी इल्जाम नॉट एट ऑल। अदालत है, अदालत पंजाब के अंदर केयरटेकर हुकूमत की मशीनरी साथ लगी, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। नादरा ने जाके उनसे जहाज के अंदर देखिए, मैंने एक चीज पहले एक चीज कही थी, जो इस लेवल का लीडर होता है ना, चाहे पीछे काम हो रहा था अदालतों के अंदर, चाहे अभी है, उस लीडर को अपने मेयार और अपने कद की हिफाजत करना होती है। ये कहाँ होता है? जहां पे अवाम सुधरी हुई होती है और अवाम को होश होता है, और जहां पे अवाम के पास तराजू होता है। ये उन मुल्कों में होता है, आपके पास नहीं होता। आपके पास यहां फिर भी हीरो रहता है आदमी, आपके पास जो मर्जी काम कर दे उसके बाद भी अवाम के अंदर वो फिर पजीरा है। ठीक है, ठीक हुआ जो जिस नहीं, आप मेरी बात में पॉइंट ही नहीं सुना। मैं इतनी कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं आपके ना, अवाम को समझ आएगा ना। मैं बात ही आपको बता रहा हूं कि हमारे पास तराजू ही नहीं है। मैं आ रहा हूं, मेरे सबसे पहले इसका किसका फर्ज बनता है? मियां साहब का और उनकी टीम का, कि वो ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी बुनियाद पर यहां पर हम उनको डिस्कस करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, करते रहें डिस्कस, क्या हो जाना है। पब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है, जो पॉलिसी ऑफ प्रोवोकिंग द पब्लिक है, ये जो जैसे आपने जलसे और जुलूस का तज़किरा किया पहले, इधर जलसा उधर जलसा, इधर प्रोवोक उधर प्रोवोक, काम करना किसने है? जरूरत किसको है काम की? पब्लिक की पल्स तो देखें, होश किसको। माइजा साहबा, मुझे रोखड़ी साहब ने तो बड़ा मिला जुला रद्द अमल दिया है, लेकिन बाकी आप सुन चुकी हैं। मूसा गिलानी साहब जो बात कह रहे हैं वो ये कि 2-4 साल बाद फिर ये दोबारा हॉन्ट ना करे हमारे सिस्टम को। मियाँ साहब जैसी शख्सियत को भी अब सिलेक्टेड का इल्ज़ाम दिया जा रहा है, और मुझे लगता है दिल पे पत्थर रख के उनकी जमात की तरफ से बात की जा रही है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी इसको आप? देखें, शायद वो कोई, जो मेरा ख्याल है 21 अक्टूबर का जो जलसा है उसे देख के थोड़ी तकलीफ़ हो गई है, तो ये बातें कर रहे हैं। उस जलसे में अवाम की अक्कासी थी, अवाम थी और बड़ी तादाद से अवाम थी। उस जलसे में कोई किसी को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता था किसी तौर पे भी, किसी तरीके से भी।
तो फिर चलो ये कह दिया कि वो लाडले हो गए हैं, या वो कोई नादरा के वाले उनके पास आ गए, वो नादरा वालों के पास नहीं गए। ये चीज़ें तो मुझे नहीं लगती रेलेवेंट है। जब एक स्टैचर जो है प्राइम मिनिस्टर का हो 3 दफ़ा का, और उन पे गलत केसेस हों, तो उस वक़्त ये लोग कहाँ थे जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ नीचे आए थे और उनको जो है वो हथकड़ियाँ लगाई गई थी। वो सोच समझ के आए थे ना। उस वक़्त भी जो है वो उनको पता था कि जब वो लैंड करेंगे तो नीचे जो है वो उनको कोई पता नहीं है कि उनको कहाँ लेके जाया जाएगा, और उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को हथकड़ियाँ लगेंगी। तो उस वक़्त कौन कह रहा है? एक चीज़ ऐड कर दूं, ये पीपल्स पार्टी से जवाब यही मिलता है हमें इससे पहले भी कि हमने इत्तेहाद भी पीडीएम के साथ इसीलिए शामिल हुए क्योंकि ये तमाम देखा हुआ था कि किस तरह मियां साहब जेलों में गए और जो हालात उनके लिए रहे। लेकिन अब वो इक्विवेलेंट हमने तो पीपल्स पार्टी को और पीडीएम की पार्टी में पार्टी को एक मिनट में कंप्लीट किया। आपने मुझसे सवाल किया, चलिए मैं माइजा साहबा को कर लेने दें। मरियम साहबा के अरेस्ट के ऊपर बिलावल साहब ने आप वो भी दिखाएं, और हमें बहुत खुशी हुई है पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे जाते हुए देखकर। और इस जलसे के ऊपर हम तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि इसी तरह जलसे करके सड़कों के ऊपर पब्लिक लेकर आए। इस तरह का इंप्रेशन ना हो कि मुस्लिम लीग जो है वो सिर्फ हुकूमत की जमात है। अगर तो डीसी कमिश्नर उनके साथ है तो वो सारा कुछ कर सकते हैं, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं करते। गालिबन अगर मुझे मौका देंगे तो मैं बात कर लेती हूँ, नहीं तो फिर आप जरूर। बात यह है कि मैं उसी बात पे आ रही थी। देखें, जब एयरपोर्ट पे आए तो उस वक्त मुझे ये नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही कि कौन किसी ने कंटेम किया, क्या किसी ने नहीं किया। बात ये है कि ये एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर्स की हिस्ट्री रही है पाकिस्तान में कि वो जब इतना बड़ा सेक्रीफाइस देते हैं अपने बच्चों का, अपना पीपल्स पार्टी गालिबन इस चीज़ से गुजरी हुई है खुद, तो मतलब उनको ये चीज़ नहीं अच्छी लगती कहते हुए कि कोई पार्टी लाडली है। जब उन पे बुरा वक्त होता है, गालिबन मूसा गिलानी साहब के हलके में ही मुल्तान में शहर में ही पीडीएम का एक जलसा था जहां मरियम बीबी और आसिफा थी, या उनकी आसिफा थी शायद, वो आई और उन्होंने गाड़ी के ऊपर जो है मुझे याद है हम उधर थे, और गाड़ी के ऊपर जो है वो जलसा किया क्योंकि वहाँ पे पानी छोड़ दिया था इमरान खान साहब ने। तो ये सारे वक्त जो हैं वो एक पॉपुलर लीडर देखता है, और ये सारे वक्त जो है एक मुंतखब लीडर देखते हैं। तो मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लाडले हैं या लाडले प्लस हैं अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ों से तो वो खुद गुजरे हुए हैं, गलत इल्ज़ामात से वो खुद गुजरे हुए हैं, हुकूमत में वो आते रहे हैं। फिर बहुत सी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो सारा देखा, तो भुट्टो साहब का देखा। तो उसके बाद जो है अगर एक पार्टी पावर में आती है, और वो तो अभी हम नहीं आए, जलसा किया है जिसकी वजह से लोगों की तबीयतें खराब होना शुरू हो गई, आई एम सॉरी टू से। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह अभी कहना इज टू अर्ली। आप इलेक्शन होने दें, आप ये देखें कि इलेक्शन में कौन मुंतखब होता है। दूसरा एक और बात, लेट मी ऐड, मियां साहब हाँ जरूर वो आए, हिफाजती जमानत के साथ आए, उसके बाद उन्होंने 24 को वो कोर्ट में पेश हुए, दोनों नैब कोर्ट में भी गए, इधर भी गए, कल फिर कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। तो मुझे लाडला तो इसमें कोई नहीं लगा, जब जो कानून और आइन को भी फॉलो कर रहा है, जिसने कानून और आइन के तहत अपने खानदान को भी सैक्रिफाइस किया, फिर गलत केसेस को भी बर्दाश्त किया। बहुत बहस कर चुके हैं, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। गिलानी साहब, आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं समझते इसको? इंसान को वही करना चाहिए जो वो अफोर्ड कर सकता है। पीटीआई ने जैसी महाजराई की, आज उनके हालात आपके सामने हैं, तो मियां साहब प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं। कोई बात सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि शायद ये लोग ये सोच रहे हैं कि कोई जलसा जो है ये महीना डेढ़ इस जलसे को सेल करेंगे। जलसे तो अभी बहुत होने हैं, पता लग जाएगा कि जलसे कितने होते हैं, और हर जलसे पे इतना जोर तो नहीं लगेगा। लेकिन मैं इनको इसका खैर मकदम करता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें जलसे रैली से बहुत खुशी मिलती है, चाहे वो हमारे सियासी हरीफों का हो या वो हमारा अपना हो। जलसे ये जो अगर ऑर्गेनिक जलसे हैं तो उन ऑर्गेनिक जलसों का पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा होता है। और मैं समझता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि कानून को फॉलो कर रहे हैं, पर यहाँ पर ये लग रहा है कि कानून किसी को फॉलो कर रहा है।
यहाँ पर कानून जो मुकालमा पेश जो जजेस साहबान का मुकालमा था लॉ इन्फोर्समेंट इदारे के साथ, उनके वकीलों के साथ, वो ऐसे लग रहा था कि कानून उनको फॉलो कर रहा है, वो कानून को फॉलो नहीं कर रहे। और ये बड़ा बेहतरीन अमल है। अगर ये समझ रहे हैं तो बस हमारा तो फिर एक ही मुतालबा है कि फिल फॉर इलेक्शन करा दिए जाए, ताकि जो भी है ये बहुत पॉपुलर है, जो पॉपुलर है, जिस जिसको वोट मिलता है, जिस जिसको आवाम ने वोट देना है वो वोट कराएं। अभी डिले क्यों हो रहा है इलेक्शन? बस फौरन ये प्रेशर डालना चाहिए मियां साहब को, तो ये फौरन जोर लगाना चाहिए कि 60 डेज के अंदर इलेक्शन कराए जाए। अब तो 90 दिन की बात भी ना करें, वो फौरन इलेक्शन करवाएं। रोकड़ी साहब, मियां साहब को इलेक्शन करवाने का मुतालबा करना चाहिए था, डेफिनेटली करना चाहिए। उस दिन जो उन्होंने तकरीर की है, लेकिन आप लोगों की जमात की तरफ से भी कोई पुरजोर मुतालबा नहीं, बल्कि कुछ जस्टिफिकेशंस भी इलेक्शन डिले होने के हवाले से नहीं। हमारा तो पहले दिन से ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगा वो बेहतर होगा। हम तो इस पैटर्न अगर वो कहें अगले 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे, क्यों कहें? वो ऐसा मेरा सोचा था मियां साहब वापस आएंगे, हम इस किस्म की डिबेट करते होंगे। मेरा एक और है कि मैं गुमान की बुनियाद पे कम बातें करता हूँ, हमारे पास गुमान बहुत ज्यादा है। दूसरा चीज ये है कि पीपल्स पार्टी का ये कहना कि क्या उनको ये करना चाहिए था मुतालबा, एज ए पार्टी पीपल पार्टी जस्टिफाइड है, कर सकती है, बड़ी पार्टी है, और उनका ये मुतालबा जायज है कि उनको कहना चाहिए था, इलेक्शन के ऊपर बात करनी चाहिए थी। बैरिस्टर सैफ साहब, आपकी जमात से लोग रोखड़ी साहब की जमात में जा रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कल अंदलीब अब्बास साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेहरे के तासुरात उन तीनों आपकी फॉर्मर कॉलीग्स के उनके दिल का हाल बता रहे थे, लेकिन वो फिर भी शामिल हुई और IPP जमात का हिस्सा बन चुकी हैं। सो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं बैरिस्टर साहब कि इतने कमज़ोर आसाब किसी और सियासी जमात के देखे नहीं। जी अफसा, मैं जो ख़वातीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुई हैं, मैं उन्हें बाय बाय करता हूं और उनको दुआ देता हूं कि अल्लाह उनको कामयाबियां वहाँ भी दे, और जो इज़्ज़त उनको इमरान खान ने दी थी और तहरीक इंसाफ में मिली थी, अल्लाह करे वो इज़्ज़त उनके हिस्से में वहाँ भी आए। लेकिन बहरहाल जहाँ तक तरीक़ाकार का ताल्लुक है उनके जाने का, सियासी पार्टियों से लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते जाते रहते हैं, कहीं इख्तिलाफ होता है, कहीं कोई और मसला बन जाता है, ज़ाती मसाइल बन जाते हैं, लोग छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरीके कार के तहत लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो किसी भी पार्टी में जाएं, चाहे वो रोकड़ी साहब की पार्टी में जाएं, चाहे वो गिलानी साहब की पार्टी में जाएं, चाहे माइजा हमीद साहिबा की पार्टी में जाएं, मेरे ख्याल में इनको खुश नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोग हमारी इन हालात में हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि ये जमहूरियत के लिए और हमारे जो अक़दार हैं उनके लिए ठीक नहीं है। सबको पता है कि वो वहाँ क्यों जा रही हैं या क्यों गई हैं। रह गई बात बाकी सियासी माहौल की, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि माइजा हमीद साहिबा को बिल्कुल लाहौर का जलसा मुबारक को, शायद मुझे लगता है कि बहुत ही अरसे बाद कहीं मुस्लिम लीग नून ने बड़ी मेहनत करके, पंजाब हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके, मरकजी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके एक जलसा तो कर दिया। अब मैं कहता हूँ इस जलसे पे खुशी मनाने की बजाय इस सियासी ताकत को, इस अवामी ताकत को फौरी तौर पर इंतखाबात का मुतालबा करके इलेक्शन कमीशन को मजबूर करें कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मुतालबा, जो आईनी मुतालबा है, उसको एक्सेप्ट करें, जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, ताकि और फ्री एंड फेयर कराएं, ताकि पता चल जाए कि जो लोग आए थे जलसे में वो बिरयानी खाने आए थे या वाकई मुस्लिम लीग नून के डाई हार्ड सपोर्टर्स थे। कुछ को जन्नत की नवीद भी सुनाई गई थी। बैरिस्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। जो चैलेंज है माइजा साहिबा को गिलानी साहब की तरफ से भी और बैरिस्टर सैफ साहब की तरफ से भी, क्या मियां साहब इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर पाएंगे कि वो इलेक्शन की तरफ, या वो चाहते भी हैं ऐसा या नहीं? और जो लोग IPP में शामिल हो रहे हैं उनके गुनाह धुल रहे हैं, इस पर रोखड़ी साहब से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रोखड़ी साहब, पहले जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जिस तरह अंदलीब साहिबा शामिल हुई आपकी जमात के अंदर, ये तो एक आम ख्याल है कि जो दूसरी पार्टियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू दे रहा है उनके गुनाह माफ नौम है कि अंदलीब साहिबा फ्रंट रो में थी। उस दिन खतीजा शाह की गाड़ी में भी वो बैठी हुई थी। मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन, ये वज़ीर आला जो निगरान हैं पंजाब की, उन्होंने कन्वेंशन जो एक करने जा रहे थे PTI वाले, उनको गिरफ्तार किया गया, तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि क्रिमिनल्स को कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसी तरह, मैं मुजरिम का लफ्ज़ तो
तो नहीं इस्तेमाल करूंगी अंदीप साहबा के लिए, मुलजिम का हम कह सकते हैं जरूर, तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है आईपीपी के दफ्तर से वो लोग बरामद हों? कन्वेंशन नहीं कर सकते, आईपीपी के दफ्तर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक आईपीपी की दफ्तर में आना, गिरफ्तारी को एक अलग चीज है। केस खत्म किसी पे भी नहीं हो रहा है। एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी ये जो एक्टिविटी हो रही है इसके साथ केस खत्म नहीं हो रहे, केस उसी तरह कायम। तो वो जो जेल में हैं और खास तौर पे वो नौजवान लड़कियां भी उनके अंदर जो कारकुनों के तौर पर इस मामले में आ गई, तो उनसे भी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके दफ्तर में करा ली जाए? मैं भाई बता रहा हूँ कि इसके अंदर तीन कैटेगरी, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है। और कैटेगरी 1 का जो जुर्म है वो साबित ज्यादा है, कैटेगरी 2 डिफरेंट है, कैटेगरी 3 डिफरेंट है। अब कैटेगरी के लिहाज से ये चीजें साबित हैं। दूसरी, जो खवातीन जेल के अंदर हैं उनके जुर्म के मुताबिक उनके साथ मामला किया जा रहा है। इसमें इनका कोई जुर्म नहीं था, फरूख हबीब का की है, क्योंकि मेरी गुजारिश है ना, इसके लिए सबसे बेहतर होगा कि गवर्नमेंट का कोई बंदा बैठा हो यहाँ पे और वो बैठ के इस चीज को साफ कहे कि ये जुर्म और इस चीज के ऊपर। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हूँ, मेरा स्टैंस तो शुरू पहले दिन मैं क्या, मेरा स्टैंस तो बड़ा क्लियर है। और पार्टी के अंदर जो लोग आएंगे, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि देखें इस पार्टी का वजूद ही इस सूरत के अंदर कायम है। और हमारा था भी यही कि वो लोग जो उस थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के बायस किसी ऐसी जगह पर अपने आप को डिस्ट्रॉय करते, हमारे पास वो आएंगे। अगर उनको तासुर तो यही जा रहा है ना कि फिर आपके पास आएंगे तो जुर्म तासुर बिल्कुल तासुर जा रहा है और तासुर जाएगा भी सही, इसमें कैसे डिनाई किया जाए? तो जाता रहे तासुर, क्या फर्क पड़ता है? ये भी बात है। मैंने ये नहीं कहा कि जाता रहे, मैंने आपने कहा तासुर जा रहा है तो मैं आपकी उस बात को डिनाई क्यों करूंगा? चलिए, तासुर के एतबार से तो आपकी आईपीपी जमात को भी उस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरीके से बनी, काफ लीग का जो मौक़िफ़ हमेशा से रहा और एमक्यूएम जिस तरह ऑपरेट करती रही, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इल्जाम उन पर लगता था, वो तो आपकी जमात के हवाले से भी तासुर है। तासुर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रोकड़ी साहब? नहीं, तासुर से फर्क पड़ता होता है, लेकिन मैंने स्टार्ट में एक बात की थी आपके साथ कि हमारा जो कल्चर है, हम इंसाइट करते हैं चीज को, और हम वाकई एक ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि हम बहुत सारी चीजों को कबूल करते हैं। हमारा एक पब्लिक कल्चर है, हम ऐसे ऐसे क्राइसिस में से गुजरते हैं, ऐसे ऐसे वैक्यूम्स में से गुजरते हैं कि उसके बाद बहुत सारी चीजें जस्टिफाइड हो जाती हैं जो दूसरे मुल्कों में जस्टिफाइड ना हो। गिलानी साहब, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, आप क्या समझते हैं कि जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, अंदलीप साहबा विजुअल्स में नजर आई, फरूख हबीब कोई वजह ही थी कि यहाँ से रूपोश हुए थे, सो अब जब वो आईपीपी में शामिल हो जाएं तो उनके गुनाह धुल जाएं, ये बात इस तरीके से होनी चाहिए? या फिर ये भी सवाल उठ जाता है कि फिर शायद कोई जुर्म था ही नहीं, मकासद ही और थे? हालांकि जो हुआ वो तो हम सब ने देखा 9 मई को, और कंडेम भी सब ने किया। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि एक आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए, तो फिर सिलेक्टेड माफ़ी भी ना की जाए, फिर एक आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ क्योंकि जो शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व था उसको अगर एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मिला जाए और जो थोड़ा इन्वॉल्व था उसको बड़ा हार्श ट्रीटमेंट मिला जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंसाफ की मौकरी है और इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक मजाक बन जाता है, हम उसको फिर हम जैसे लोग उसको डिफेंड नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो लोग, मैं 9 मई के वाक़े के लिए दिली तौर पर, इमोशनली भी मेरे से वो विजुअल्स नहीं मेरे दिमाग से जा सके जिस पर हमारे शुहदा की तस्वीरों को नीचे गिराया गया, जलाया गया, उनकी बेहुरमती की गई। मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने वो किया उस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, या फिर अगर किसी एक को माफ़ी मिल रही है तो फिर सबको माफ़ी दे दें, क्योंकि मेरा तो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, ना मैं मुखालिफ, ना मैं ये कर रहा था कि ये तहरीके इंसाफ, क्योंकि मेरी हरीफ जमात है तो उसको प्रॉब्लम मिल रही है तो मैं खुश हो रहा था और मैं ये टीवी के ऊपर 9 मई के वाक़े की मजम्मत कर रहा था। मैं 9 मई की वाक़े की मजम्मत अपने दिल से कर रहा हूं, अपने दिल से कर रहा था और एंड तक करता रहूंगा। मेरे दिमाग से, मेरी आंखों से वो मनाज़र नहीं जा रहा है जिस पर इन्होंने हमारे कोर कमांडर साहब की उनकी पतलून दिखाई गई पीटीआई के लड़कों की तरफ से, उनके टैंक्स जलाए गए जो हमारी अलामतें थी, हमारे मुजस्मे जलाए गए, और सबसे ज्यादा जो तस्वीर थी हमारे शोहदा की,
ये चीजें मेरे से तो नहीं बर्दाश्त होती, मैं तो नहीं माफ करना चाहूंगा, लेकिन अगर किसी एक शख्स को भी माफी मिलती है तो फिर दूसरे को भी दे दें, फिर सारों को मिले। ठीक है, इसकी आड़ में आप तमाम चीजें आपकी, उसके बाद यही आप कहते हैं, लेकिन वफादारियां इस अंदाज में फिर जो है वो सवाल उठाते हैं। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा आपकी खैबर पख्तूनख्वा की साबका हुकूमत के ऊपर आज, और आप तर्जुमानी करते रहे उस वक्त में इस हुकूमत की, जब जिस दौर का गालिबन यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जो FIA ने तहकीक की है, उसमें कहा गया कि 87 करोड़ रुपए जो तरक्याती फंड्स है उससे निकाल कर आप PTI की सोशल मीडिया टीम भर्ती की गई। और इसमें कोई शक नहीं है बैरिस्टर साहब कि PTI की जो सोशल मीडिया था उसने मुखालिफ बात करने वालों को या मुख्तलिफ राय रखने वालों को बहुत सताया। बड़ी कंप्लेंट्स उस ज़माने में भी की, खाओ मीडिया हो, हर तरफ से गई हैं। लेकिन अब जो इल्ज़ाम लग रहा है वो बहुत संजीदा है। वो ये कहा जा रहा है कि ये पैसा इस्तेमाल हुआ रियासत मुखालिफ बयानियाँ भड़काने के लिए। अब साहब बिल्कुल लग़्व बेबुनियाद इल्ज़ाम है। PTI की जो सोशल मीडिया टीम है वो एक अलग चीज़ है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो एक मुकम्मल तौर पर अलग चीज़ है। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का प्रोजेक्ट था, मैं उस वक़्त स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था। मेरा जो रोल था, मैंने खुद इस प्रोजेक्ट में रोल प्ले किया है। कोई सरकारी पैसा किसी एक सियासी पार्टी की तशहीर पर नहीं इस्तेमाल हुआ। ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रेसिडेंट का जो आज से कई साल पहले एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था, तालीम याफ्ता नौजवानों को तजुर्बा देने का, उनको एक्सपीरियंस देने का गवर्नमेंट इदारों में, उसके तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया था, जो तकरीबन कोई 1100 के करीब थे। इनके लिए असामियां बनाई गई थी, उनको बाकायदा इश्तिहार दिए गए थे, इंटरव्यूज, टेस्ट और एक पूरा प्रोसेस से गुजर के इनकी सिलेक्शन की गई थी। और उसका एक ही मकसद था कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं और अवामी आगाही के की जो मुहिम्मात हैं, जैसे लेकिन हमने बैरिस्टर साहब ऐसा कुछ देखा ही नहीं। हमने इन कैंपेन करने वालों जिनका आप जिक्र, कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह होंगे, लेकिन उनको हमने देखा तो नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए कुछ करते हुए। साहब मेरी बात सुने ना, आपने नहीं देखा होगा यकीनन, लेकिन मैं आपको मैं जरा बात कंटिन्यू कर लूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट उस वक्त बता सकते हैं उस प्रोजेक्ट पे कितना पैसा लगा था? ये 87 करोड़ का ही था ये प्रोजेक्ट भी? मुझे एग्जैक्ट फिगर फ्रेंकली याद नहीं है, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट से ये पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन अमली तौर पर इसका जो काम शुरू हुआ वो जब मैं उस वक्त मिनिस्टर था तो ये स्टार्ट हो गया था। और इसमें एक जो है कोई भी इसके जो SOPs थे उसके तहत किसी पॉलिटिकल पार्टी की तशहीर नहीं हो सकती थी, सिर्फ और सिर्फ सरकारी कामों की होती थी। और उसका रिकॉर्ड आज भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के पास मौजूद है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई जुबानी दावा है, डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड था। IT का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो डॉक्यूमेंटेड होता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। दूसरी आखिरी बात सुन ले कि जब ये जो निगरान हुकूमत कायम हुई जनवरी में, तो इन्होंने PTI की हुकूमत पर मड स्लिंगिंग के लिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा जोर शोर से उठाया। ये इन्होंने FIA को रेफर किया था उस वक्त ये प्रोजेक्ट। उस वक्त FIA ने उस पर कोई कार्रवाई करने से इनकार इसलिए कर दिया था, उन्होंने चेक किया, उन्हें कहा इसमें हमें कोई सच इरेगुलरिटी नहीं नजर आ रही। आपकी हुकूमत भी तो थी ना उस वक्त में बैरिस्टर साहब, जी नहीं हमारी, लेकिन अगर आपकी हुकूमत के दौर में अच्छा उसके बाद की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट बैरिस्टर साहब। तो ये ठीक है, आप कहते हैं निगरान हुकूमत के टाइम पे नहीं हो सका। अब मैं इसके ऊपर आगे रोकटी साहब भी कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन माइजा साहबा, मियाँ साहब ने उस दिन इतना अच्छा माहौल बनाया, ग्रेस का मुजाहरा करते हुए कहा कि दरगुजर की बात करूंगा, मुस्तकबिल की बात करूंगा। जमात उनकी आपकी जो है वो आपके दीगर कॉलीग्स तो उस चीज़ को लेकर नहीं आगे बढ़ रहे। अता तारड़ साहब ने आज इस सोशल मीडिया के हवाले से जो स्कैंडल आया है, उन्होंने कहा एक एक पाई का हिसाब लेंगे। ये 87 करोड़ रुपीस जो है इसका, नहीं तो मेरी बात सुने, इदारे करें इसके ऊपर काम, आप लोग हिसाब की बात नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब ने तो ये तो कहा था ना कि एक सियासी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उससे मैं उनके या जो इदारे थे उनमें जो चंद काली भेड़ें थी जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाए या जो तनकीद की या जो उनको गलत जो है जेलों में डाला या उनके साथ उनसे इंतकाम हुआ, उसको तो वो भूल जाएंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब ने एक मीडिया सेल बनाया जिसको मैं समझूंगी कि 1 अरब ही बन गया ना, इतने करोड़ जो है आप लोग किसी डेवलपमेंट फंड में दे देते, वो 1 अरब ही बन गया, जिसको आपने जो है टैक्स पेयर मनी को, क्या वो उनके बाप का पैसा था कि जो है वो
दे दिया था इन ट्रोल्स को कि वो हर किसी की किरदार कशी करें, वो हर किसी की वीडियोस को जो है वो ऊपर नीचे करके, उनकी आवाज़ें ऊपर नीचे करके उनकी किरदार कशी करें, वो जो हैं टॉप ट्रेंड बनाएं, लोगों की बेइज्जतियां करें, लोगों की जिल्लत करें और फिर दूसरे नौजवानों के ब्रेन वॉश करें थ्रू दैट ट्रेंड और ख़बरें बनाएं थ्रू दैट ट्रेंड। और फिर ब्रेन वॉशिंग का तो इमरान खान साहब ने पूरा जो है ना, उनको वो एक्सपर्ट है, उन्होंने PhD की हुई है। ब्रेन वॉशिंग करते 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 वो वहाँ तक पहुँच गए जहाँ वो GHQ तक पहुँच गए, जहाँ पे वो बच्चों को जो है इश्तियाल दिया और उन्होंने जो है वहाँ पे अटैक कर दिया। तो ये तो सरासर एक जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसका ये पार्ट है। तो इसको तो नहीं ना माफ़ कर सकते, जिसने कौमी इदारों को, जो कौमी इदारों की रेपुटेशन को नुकसान हुआ, उनकी जो है जाके फिजिकली उनको डैमेज किया, किसके थ्रू किया? इमरान खान ने खुद। इमरान खान ने लोगों के दिमाग में डालता गया और अपने मुल्क के खिलाफ ही कार्रवाइयां कराई इन बच्चों से। सो दिस इज एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है कार्रवाई है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। साहब से ये जानना चाहूंगी, हम तो 2014 के बाद से एक पूरा सिस्टम को PTI के लिए PR कैंपेन चलाते हुए देखते आए हैं, ऑब्जर्व करते आए हैं, उसके ऊपर बात भी करते आए हैं। तो वो फिर बाकी किस किस का हिसाब लिया जाएगा, या सिर्फ ये बात महदूद रहनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक, साबका हुकूमत तक? ब्रेक के बाद खुश आमदीद रोखड़ी साहब। मैं कोई कमेंट्स अब मेहमानों से चाहूँगी। ये हर तरह से जो है वो काबिल कबूल बात नहीं है कि हमारा पैसा टैक्स पेयर का किसी की तशहीर के लिए या ज़ाती तशहीर या इदारों के खिलाफ भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये 2014 के बाद से जो एक पूरा सिस्टम और फिर 2018 हुकूमत आने के बाद PTI की जो एक सताइश बाहमी का माहौल था कि वो बाजवा साहब को कौम का बाप कहते थे, बाजवा साहब भी ब्लश करते थे उनका नाम लेकर और कहते थे कि इनसे बेहतरीन को लीडर ने ये अरतुरुल गाजी इस मुल्क के। फिर जो पूरा सिस्टम बना हुआ था PR कैंपेन 2014 के धरने से लेकर हुकूमत जाने से पहले, कुछ अर्सा पहले तक, फॉल आउट से पहले, तो फिर सबका हिसाब हो ना कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और 87 करोड़ KP का इसलिए है कि वहाँ पे बाकायदा लिस्ट के तहत बंदे भर्ती किए गए और उनको तनख्वाहें दी जाती थी। एक चीज़ है, अभी हिसाब तो फिर जलसों का हो जाए तो जलसे के खर्चे का आप अगर परेशान हो जाएंगे, आप अपना हैरान हो जाएंगे कि डॉन पूरे का महीने का इतना खर्चा नहीं है जितना एक जलसे का होता है। तो हिसाब तो बहुत सारी चीज़ों का होना चाहिए, हिसाब तो बिल्कुल होना चाहिए। लेगा कौन? अब ये वाला जो हिसाब है इसलिए कि ये डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने किया क्या, उन्होंने बहुत सारे बंदे भर्ती किए। ये 135 पेजेस की रिपोर्ट मेरे पास भी मौजूद है, मैं भी आपको इसके बाद शेयर भी कर दूंगा। और उनको तनख्वाहें देते थे और उन्होंने उसको रेगुलराइज कर दिया। यानी एक काम को उन्होंने जब रेगुलराइज किया तो आपके सामने आ गया। अब बाकी कौन हिसाब लेता है? बाकी यहाँ पे कोई हिसाब है? पैसों का पता ही नहीं चलेगा किसने क्या हुआ। लेकिन मैं 50 करोड़ रुपया गायब हो जाता है। 50 करोड़ उसका पर्चा कोई नहीं दर्ज कराता। यहाँ पैसों का हिसाब नहीं ले सकता कोई, क्योंकि यहाँ पर बाप ही पैसा है। यहाँ पे ना इंटेलेक्ट की कदर है, ना अहलियत है, ना अवाम की अहमियत है, किसी चीज की कोई अहमियत है। पैसा होना चाहिए, कहाँ से आया ये भी कोई इसकी जरूरत। मैं मूसा गिलाई साहब, आप की जमात भी अब सोशल मीडिया के पे भी एक प्रेजेंस रखती है। पीपल्स पार्टी ने डिजिटल मीडिया की तरफ अपना ध्यान काफ़ी देर से लेकर गए, लेकिन शुरू कर दिया गया है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? वैसे ही कोई अनहोनी बात तो नहीं है कि इस मुल्क में तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया जाए अपनी तशहीर के लिए, है तो गलत, लेकिन ये साल से वैसे भी तो PTI के लिए एक कैंपेन हो रही थी। ये मालूम नहीं है उसमें कितने वसाइल लगे पाकिस्तान के अवाम के। दो हुकूमतें ये गुजार चुके हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, और 3 साढ़े तीन साल इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ली है, और उसके अंदर इन्होंने भरपूर तरीके से, इनका काम ही ये था कि ये एक प्रोपोगेंडा बनाएं और रोज़ उसको चलाएं, और जिस पे इन्होंने पॉलिटिकल बड़ा फ़ायदा लिया है इसके ऊपर से। और अब जबकि इनको फाइनेंसेस की कमी आ रही है तो इतनी हमें इनकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे भी नज़र नहीं आती, क्योंकि ऑब्वियसली जो तनख्वाहदार होता है वो तो तनख्वाहदार ही होता है। जब तनख्वाह बंद हो जाएगी तो उसका काम भी बंद हो जाएगा। तो ये बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जिसके लिए मैं समझता हूँ कि पहले इन्होंने जब इनके ATM ख़त्म हुए तो इन्होंने हुकूमती ख़जाने को अपना ATM बना दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत इसके ऊपर एक
थोरो इन्वेस्टिगेशन के साथ इसको सीरियसली इन चीज़ों को हमें लेना पड़ेगा, ताकि और आइंदा भी कोई गवर्नमेंट भी किसी को जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री होती है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का जो काम है हमें वो दोबारा देखना पड़ेगा, और हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को अब उसकी अपनी किसी भी ज़ाती जो भी हुकूमत वक्त हो वो अपनी ज़ाती जमात की तशहीर के लिए उसको ये काम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आखिर में मैं बैरिस्टर सैफ साहब, सदर मुमलिकत का एक इंटरव्यू आज हामिद मीर साहब ने किया है, वो उनको यकीन नहीं है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। आजकल आप लोगों की जमात के शिकवे हैं, चेयरमैन पीटीआई ने अपनी बहन के तरफ से ये पैगाम भिजवाया कि सदर मुमलिकत ने किरदार अदा नहीं किया। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर, जिस खदशे का उन्होंने इजहार किया? सबसे पहले तो जो मुझसे पहले दो हजरात ने और एक खातून ने हमारे ऊपर गोलाबारी की है, उसका मुझे जरा जवाब देने का हक हासिल है, ताकि मैं एक बार फिर वजाहत कर सकूं। बात यह है कि इन्होंने ये बात बार बार की। रोकड़ी साहब कह रहे हैं मेरे पास रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पढ़ें। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं क्योंकि मेरे अपने जेर इंतजाम ये मामला चला है। हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो प्रोजेक्ट था उसका पार्टी की तशहीर से नहीं था कोई ताल्लुक, वो खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत का प्रोजेक्ट था, उसमें पार्टी की तशहीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, और उसमें ऐसे लोग भर्ती हुए थे जिनका पीटीआई से भी ताल्लुक नहीं था। उसमें हर किस्म के लोग आए थे, लड़के लड़कियां। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, आज जो रिपोर्ट के जिक्र हो रहा है कि 800 सोशल मीडिया अकाउंट्स थे और उनमें से उनका पहले कोई इतनी पीटीआई की हक में बात वो नहीं करते थे, और वो रैंडम लोग थे, कोई ऐसे जाने मानी शख्सियात नहीं थी जिनको आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं। 800 अकाउंट्स, और पहले उनके ख्यालात कुछ और थे और अचानक वो रियासत मुखालिफ बात करना शुरू हो गए। मसला ये है ना कि मेरी बात आप काट कर 5 मिनट आप खुद बोल जाती हैं, फिर मेरा टाइम खत्म हो जाता है। मैं उसी पे ही आ रहा था, आपने मुंह की बात छीन के आपने खुद ही सवाल उसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया। बात करें। जी करें। मैं यही कह रहा था कि जो खैबर पुख्तनख्वा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, वो उनका क्राइटेरिया ये था कि वो एक खास नंबर ऑफ जो होते हैं, वो जो फॉलोअर्स होते हैं, उसका बाकायदा मुश्तहिर क्राइटेरिया जिसको एडवर्टाइज किया गया था, उस क्राइटेरिया पे जो उतरे उनको वहां भर्ती किया गया था, और वो सरकार की पब्लिसिटी करते थे, हुकूमत की। ये जो पीटीआई का जो सेल था उसमें अपने उनके वर्कर और लोग थे। एक सेकंड, मैं जरा बात आखिरी कर लूं। फिर हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। ये जो, और अभी इन्होंने माइजा साहिबा ने जरा एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा नहीं लगता, खातून है, मैं इनको इस तरह तुर्की बतुर्की जवाब देना पसंद नहीं करता, लेकिन कहा ये इमरान खान के बाप का पैसा था। तो आप मुझे ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैठकर पीएमएलएन का सारा कुछ चलाती थी, मीडिया का और सोशल मीडिया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनके बाप तो थे, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस उनका था? जाहिर है कि ये इन्होंने इस तरह के काम खुद किए। ये जो 10 अरब रुपए प्राइम मिनिस्टर हाउस का होना फर्क है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहना फर्क है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बंदा रह रहा है उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ आप टैक्स पेयर मनी जो खर्च की गई है दहशतगर्दी में 9 मई की, उसकी बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया टीम इस किस्म के अल्फाज हम दोनों तरफ से नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। मैं नहीं है सिरे से, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन अगर एक रोखड़ी साहब आप कमेंट इसके ऊपर कर दें। इसके बाद कमेंट की कोई गुंजाइश भी नहीं रहती। लेकिन देखते हैं ये इल्ज़ाम की हद तक जो मामला है या दस्तावेज की हद तक इसकी क्या तहकीकात की तफसीलात हमारे सामने मजीद आती हैं। लेकिन वाकई ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के वसाइल का इस्तेमाल इन अंदाज में किया जाए। ये हम पहली दफ़ा ये नहीं देख रहे, लेकिन अगर हुआ है तो उसकी यकीनन तहकीकात होंगी और बात सामने आएगी। बहुत शुक्रिया अली मूसा गिलानी साहब, खुरम हमीद रोखड़ी साहब, बैरिस्टर सैफ साहब और माइजा हमीद साहब इस प्रोग्राम में शामिल थी। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।